नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज भारतीय संविधान की मैराथन क्लास लेने वाले हैं। जी हाँ, ये क्लास आपकी मैराथन क्लास होगी। इसमें मैं संपूर्ण आपका जो संविधान है, भारतीय संविधान के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। तो आप परीक्षा से पहले इस क्लास को अवश्य देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। तो आप शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न अवश्य देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो सेशन है आज का। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर आपको ये वन लाइनर फॉर्मेट में आपको प्रश्न मिलेंगे। जी हाँ, ये मैंने आपके परीक्षा के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके, इसीलिए क्लास में ले रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। संविधान सभा का गठन किया था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था, तो ये कैसे किया गया, तो इस कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर आपका ये किया गया था। तो आपसे पूछ लेगा कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस प्रकार से हुआ था। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण में कितना समय लगा, तो आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। तो कब की गई थी, तो पाकिस्तान के लिए जो संविधान सभा की पृथक गठन की गई थी, तो ये की गई थी 26 जुलाई 1947। जी हाँ, 26 जुलाई 1947। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपको बताना कि शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी, तो 389 थी। याद रखिएगा 389। बात कर लेते हैं देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने, यानी जब देश विभाजित हो गया तो कितने रह गए, तो 299। कई बार आपसे पूछ लेता है कि देश में विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य कितने रह गए थे, तो 299। संविधान के स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी। तो आपको बताना है जो स्वतंत्र हुआ देश हमारा, तो रियासतें कितनी थी, तो ये थी आपकी 542। याद रखिए 542। अगर बात कर लेते हैं संविधान सभा की जो संविधान की प्रकृति कैसी है, तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। याद रखिएगा एकात्मक एवं संघात्मक। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया, तो हैदराबाद की जो रियासत थी उसमें यहाँ पर प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। बात कर लेते हैं संविधान सभा की बैठक, यानी पहली बैठक जो हुई थी, प्रथम बैठक तो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। याद रखिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जिसके आपके अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जाना जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न भी अगला यही है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा। बात कर लेते हैं भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। तो संवैधानिक सलाहकार जो थे आपके वी.एन. राव थे। याद रखिएगा वी.एन. राव। चलिए आगे देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए, तो 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। तो आपसे पूछ लेगा कि जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो ये किया था वी.एन. राव द्वारा। याद रखिए संविधान सभा का प्रारूप जो तैयार किया था वी.एन. राव ने। बात कर लेते हैं प्रारूप समिति की जो अध्यक्ष कौन थे, तो ये गठित हुआ था आपकी प्रारूप समिति गठित कब हुई थी, 29 अगस्त 1947। तो आप इसका समय भी याद रखिएगा। तो प्रारूप समिति जब गठित की गई थी 29 अगस्त 1947 को, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आपसे पूछ लेगा प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो आपके भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, काफ़ी का ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो जे.बी. कृपलानी। याद रखिएगा झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी थे। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा की आत्मा किसे कहा है, तो ये कहा है संवैधानिक उपचारों को अधिकार को। याद रखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो आपसे अगर ऑप्शन में आपका ये दे दिया जाए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आपको इसको क्लिक करना है। अगर आपका अनुच्छेद दे दिया जाए तो अनुच्छेद 32। याद रखिएगा अनुच्छेद 32, उसी में आपका आता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान की कुंजी कहा गया है, तो संविधान की कुंजी किसे कहा गया, तो प्रस्तावना को। याद रखिएगा प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी,
ये आपके शब्द जोड़े गए थे, तो ये कब जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान के प्रारूप समय पर बहस जो हुई थी कितने दिन हुई थी? तो 114 दिन, याद रखिएगा संविधान के प्रारूप जब बहस हुई तो 114 दिन। भारतीय संविधान अंगीकार किया गया, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ भी सकता है। तो भारतीय संविधान जो अंगीकार किया गया था तो 26 नवंबर 1949, याद रखिए 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। अगर बात कर लेते हैं पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो ये आपका 26 जनवरी 1950, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से ये लागू किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ भी लिया गया है कि भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता या जनक जो कहा जाता है ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, याद रखिए B.R. अम्बेडकर को। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? तो वीहर ने कहा, याद रखिएगा अर्धसंघीय संविधान कहा है। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग, याद रखिएगा। आपके जब बन के तैयार हुआ था तो आपका 18 थी, और जब आपसे क्या पूछ रहा है मूल, जो मूल माने अब जो है तो आप कितने हैं? तो यहाँ पर आपके 395 अनुच्छेद, 8 आपकी सूचियाँ हैं और 22 भाग हैं, याद रखिए 22 भाग हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्तमान समय में अनुच्छेद कितने हैं? तो 444 से अधिक हैं, याद रखिएगा 444 से अधिक अनुच्छेद हैं। वर्तमान समय में अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो आपकी 12 हैं। तो पहले जब बनी थी, यानी बन के जब संविधान तैयार हुआ था तब कितनी थी? तो 8 थी, याद रखिए तब 8 थी, और अब कितनी है? 12। तो आपको पहले की और अब की याद दोनों रखना है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी? तो 8वीं अनुसूची जब आपकी आई थी तब उसमें भाषाएँ जो थी 22 भाषाएँ थीं। वर्तमान में संविधान में कितने राज्य हैं? जी हाँ, तो वर्तमान में जो संविधान में कितने हैं? 28 राज्य हैं, याद रखिएगा, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का उल्लेख था। जी हाँ, भारतीय संविधान में कितने? तो 14 राज्यों का। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं संविधान में देश का नाम क्या था, तो संविधान में देश का जो नाम था भारत अर्थात इंडिया, याद रखिए भारत अर्थात इंडिया। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस या मुद्दा चल रहा है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां भाग, याद रखिए संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है ये 5वां भाग। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, याद रखिए भाग 3 को, जिसमें आपके मौलिक अधिकार आते हैं, तो उसको कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। चलिए आगे देख लेते हैं। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किसमें है? तो यह भाग 5, याद रखिए भाग 5 के अध्याय 4 में। जो संघीय न्यायपालिका का, तो आपको याद रखना है, ना कुछ याद रखें तो कम से कम इतना याद रखें कि संघीय न्यायपालिका उल्लेख जो है भाग 5 में है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय है। तो 15वां में आपका निर्वाचन आता है, याद रखिएगा, और 18वें भाग में आपका आपात उत्पन्न। तो ये आपको जो भाग हैं इनको जरूर याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रथम लिखित संविधान दिया था, तो ये किसने दिया था? अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो ये भारत का है। देखिए सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है तो भारत का है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, तो ये किसमें की गई? अनुच्छेद 2 के तहत, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग अनुच्छेद 2 के तहत क्या होता है कि नए राज्यों का स्थापना कर सकते हैं, तो इसी आपका जो प्रक्रिया दी गई अनुच्छेद 2 में दी गई। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान के राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों का परिवर्तन। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 2 में आपका क्या था? नए राज्यों का निर्माण। जैसे कि हम चाहें तो पाकिस्तान का कोई हिस्सा अगर कब्जा करके वहाँ पर अपना नया राज्य बनाना चाहें तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत, याद रखिएगा सीमावर्ती राज्यों से जुड़ा हुआ। वहीं अगर बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 क्या है कि अपने ही राज्य में किसी राज्य को 2 भागों में बांटकर, जैसे कि पहले आपका उत्तराखंड और यूपी एक ही लगता था, अब क्या है अलग अलग कर दिया गया। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। और ये अधिकार किसको है? तो ये संसद करती है, याद रखिए उसके नाम में या सीमाओं में परिवर्तन जो करती है ये संसद करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये आपका था आंध्र प्रदेश, याद रखिए आंध्र प्रदेश था 1953 में भाषाई आधार पर गठित किया गया था। 7वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से, याद रखिए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके फजल अली। असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1956 में, याद रखिए असम राज्य का जो गठन हुआ था 1956 में।
गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो 56वां संविधान संशोधन के तहत 1987 द्वारा, याद रखिएगा। तो गोवा आपसे पूछ लेगा किस संशोधन के तहत पूर्ण राज्य बना, तो ये 56वां संविधान संशोधन हुआ था 1987 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये 36वां संविधान संशोधन है, याद रखिए 36वां संविधान संशोधन 1975। तो यहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था, तो दिल्ली जो बनाई गई थी राजधानी 69वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन के तहत 1991 में। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? तो जनता में, याद रखिए संविधान की जो संप्रभुता निहित है ये जनता में निहित है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो आपकी कनाडा से। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया जो संघीय यानी प्रशासनिक मॉडल जो है कहाँ से? तो ये आपका कनाडा से। चलिए आगे देख लेते हैं। तो भारतीय संसद शासन प्रणाली में विधि का निर्माण, जी हाँ विधि का निर्माण ये कहाँ से ली गई है? तो ये आपका ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार, जी हाँ मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो आपको याद भी रखना है। तो मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से, वहीं मौलिक कर्तव्य जो थे तो ये आपके रूस से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से, जी हाँ आयरलैंड के संविधान से। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जी हाँ संविधान में कहाँ पर वर्णित है? तो ये आपका भाग 4 में, याद रखिए भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। आपसे पूछ लेगा जो आपके नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ पर वर्णित है? तो 36 से 51 तक। भारतीय संविधान में आपातकालीन जो उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा जर्मनी के संविधान से। संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? यानी संवर्ती सूची का विषय जो ये कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आपसे डायरेक्टली इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि भारत में संवर्ती सूची का विचार जो है किस देश से लिया गया है, आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको इस तरीके से याद रहना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ये क्लास हमारी रिवीजन के तौर पर है, थोड़ा हम फास्ट इसीलिए पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है? तो आपकी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, याद रखिए दक्षिण अफ्रीका से। संसद को संविधान में संशोधन करने की मांग, याद रखिए संसद को संविधान में संशोधन करने की मांग की शक्ति कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 368। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। कई बार पूछा गया कि संविधान में जो प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची में विषय कितने कितने वर्णित? तो राज्य सूची में आपके कितने हैं? 62। याद रखिएगा संघ सूची की बात करें तो 98, वहीं अगर संवर्ती सूची की बात करते हैं तो 52 विषय इसमें वर्णित हैं। संवर्ती सूची के विषय पर विधि का निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संवर्ती सूची के विषय पर जो निर्माण करती है केंद्र सरकार व राज्य दोनों मिलकर, याद रखिएगा संवर्ती सूची के जो विषय हैं ये दोनों का विषय है, केंद्र और राज्य दोनों इस पर विचार कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। वन एवं पर्यावरण जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपका संवर्ती सूची के अंतर। कानून व्यवस्था जो है किस विषय का है? तो ये राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समाचार पत्र, जी हाँ शिक्षा और समाचार पत्र जो है संवर्ती सूची का विषय है। रेल, डाक, रक्षा, तो ये जो आपको यहाँ पर स्टार लगा लेना है, तो ये आपके संघ सूची का विषय है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि रेल, डाक सेवा एवं किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। पंचायती राज्य का संबंध किससे है? तो ये राज्य सूची का, याद रखिए पंचायती राज्य जो संबंधित है ये राज्य सूची से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं जो आपकी है पंचायती राज्य से संबंधित है। तो आपसे पूछ लेगा 11वीं अनुसूची किससे संबंधित? तो पंचायती राज से। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? तो ये आपका ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत चुनाव की जो जिम्मेदारी किसकी होती? तो राज्य सरकार की। याद रखिए ग्राम पंचायत जो चुनाव की जिम्मेदारी होती राज्य सरकार की। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक, याद रखिए ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था यानी त्रिस्तरीय जो शुरू की थी तो ये किसकी सिफारिश से शुरू की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर, याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। कई बार एग्जाम में पूछा गया जो त्रिस्तरीय व्यवस्था चालू की गई थी किसकी सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता की। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो ये कहाँ पर लागू की गई थी? तो नागौर राजस्थान में, याद रखिए और कब? 2 अक्टूबर 1959 को। तो आपसे पूछ लेगा जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तो नागौर राजस्थान में लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में पंचायती राज व्यवस्था से, याद रखिए पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है,
याद रखिएगा, भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत की नागरिकता लेने के तथा खोने के लिए, जी हाँ, नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी है? तो अगर भारत की आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 10 वर्ष कम से कम, याद रखिए, भारत में रहना पड़ेगा। अगर आप 7 वर्ष से अधिक बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो आपकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो भाग 3 में वर्णित है, याद रखिएगा, और 12 से 35। तो आपको ये याद रखना कहाँ, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार जो है किस में वर्णित है। तो आपके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे तो 7 थे, याद रखिए, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे 7। यहाँ पर अगर बात करें वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार था ये मौलिक अधिकार के तहत था, इसको हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 का के तहत इसको अब रखा गया, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, हमारा अगला प्रश्न भी है आपका, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटाकर किस विधिक अधिकार में डाल दिया गया? तो 300 का में, याद रखिएगा, 300 का में। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये जो किया गया था, ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, हटाया गया था? तो आपका 44वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा। तो आपसे पूछ लेगा कि संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था किस संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को, याद रखिएगा, संसद को। चलिए आगे देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रक्षा महत्वपूर्ण रिच याचिका कौन करता है? तो ये आपकी हैवियर्स कॉपर से, याद रखिएगा, हैवियर्स कॉपर। अनुच्छेद आपका 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11, याद रखिएगा, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए आगे देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों में संविधान की किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो यानी जो आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। अस्पृश्यता, याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जो छुआछूत होता है आपका अनुच्छेद 17 के तहत आता है। वहीं बात कर लेते हैं 18 में, तो 18 में आपका उपाधियों का अंत आता है, तो यहाँ से भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात कर लेते हैं 19 को, तो 19 में आपका क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप भाषण देने या बोलने की शक्ति अनुच्छेद 19 में प्राप्त है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? तो अनुच्छेद 19, याद रखिएगा, प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये आपका 19 वन के काम है, याद रखिए, 19 के वन के काम है। चौथा स्तंभ जो है किसको इंगित करता है? तो प्रेस को, याद रखिए, चौथा स्तंभ जो है प्रेस को इंगित करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में, याद रखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 29 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के जो हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो अनिवार्य किया गया था, ये कब किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002, याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। तो 6 से 14 वर्ष को जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो ये चालू किया गया था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी हाँ, आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हमारा क्या प्रश्न है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 24 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 के तहत। संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, याद रखिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और यहाँ पर आपसे पूछ भी लेता है कि कौन कौन से, तो आपका पूछ लेगा कि संसद जो है किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका आ जाता है 80 के तहत, याद रखिएगा, माफ़ करिएगा, संसद जो आपका आता है यहाँ पर तो आपका 79, और आपका राज्यसभा जो 80 और लोकसभा 81। तो आपसे पूछ लेगा, इसी प्रकार से तीनों को याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे देख लेते हैं। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 52, याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 के तहत भारतीय संविधान में एक राष्ट्रपति होगा। चलिए आगे देखें। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति आपका करता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये आपका उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने? 5 वर्ष का। चलिए आगे देख लेते हैं।
राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? महाभियोग। याद रखिए महाभियोग। और महाभियोग जो आता है आपका अनुच्छेद 61 के तहत आता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है, तो 14 दिन पूर्व दी जाती है राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, तो ये आप लोग ना याद रखिएगा क्योंकि इसमें आपका बदलाव किया जा चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, जी हाँ, इनकी जो उम्र होती है, न्यूनतम आयु जो इनका चुनाव होता है, यानी जब ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के बनने के लिए, तो न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए इन तीनों पदों के लिए। याद रखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। लोकसभा भंग करता है, तो लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है, तो ये किसको है? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 72 के तहत। याद रखिएगा अनुच्छेद 72 के तहत। चलिए आगे देख लेते हैं। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, जी हाँ, क्या लिखा? एकमात्र मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे आपके एम हिदायतुल्लाह। इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया था। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा संसद व राज्यों के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है? याद रखिए लोकसभा और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति कितने को मनोनीत कर सकते हैं? तो लोकसभा में याद रखिए 2 और आपका राज्यसभा में 12। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। याद रखिएगा तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं तो इनकी जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिमंडल। याद रखिएगा मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा। याद रखिएगा एकल संक्रमणी प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है किसके? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। याद रखिएगा जो राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति जो शासन की घोषणा होती है 356 के तहत होती है, तो आप राष्ट्रपति करता है। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो याद रखिए कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो गई? दोनों आपके मुस्लिम राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा जिनकी इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो एक तो यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद और दूसरे थे जाकिर हुसैन। जी हाँ, दोनों मुस्लिम थे। तो आपसे कई बार पूछ लेता है कौन से ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनका कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो आपके फखरुद्दीन अली और जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी थे। याद रखिए वीवी गिरी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। याद रखिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी ये। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये आपकी प्रतिभा पाटिल थी। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। याद रखिए तो यहाँ पर राष्ट्रपति आपका अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखिएगा जो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है आपका, तो ये कौन बुलाता है? तो ये तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन जो अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। याद रखिएगा बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो संचित निधि के द्वारा। याद रखिएगा संचित निधि के द्वारा वेतन प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो पंजाब में 1951 में लागू हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी है? तो न्यूनतम अवधि है 6 माह और अधिकतम जो है 3 वर्ष तक। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो आपका उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं कौन निपटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे।
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर अनुपस्थित हैं, नहीं हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनका कार्यभार संभालेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। यहाँ पर अगर बात करें संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74 फर्स्ट में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 74 का फर्स्ट। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के बीच कड़ी काम कौन करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री। जो कड़ी का काम करता है मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में, तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण और संग्रहकर्ता कौन है? तो आपका प्रधानमंत्री है। चलिए आगे देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विश्वनाथ प्रताप थे। याद रखिएगा, जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे वाजपेयी। याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? तो 1977 में दिया था। याद रखिएगा, 1977 में। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो ये थे पीवी नरसिंह राव। याद रखिएगा, पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे वीवी गिरी। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। याद रखिएगा, एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 6 मई 1952। याद रखिएगा, तो ये डेट आपको याद रखना है। जो राज्यसभा 3 अप्रैल 1952, लोकसभा 6 मई 1952। संघ सरकार द्वारा विधानमंडल, यानी संघ सरकार का विधानमंडल कौन है? तो लोकसभा। याद रखिएगा, सदन का निम्न सदन कौन सा है? तो ये आपका लोकसभा है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो उपाध्यक्ष को। याद रखिएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपने उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। संसद का स्थायी व उच्च सदन कौन सा है? तो ये राज्यसभा। याद रखिए, स्थायी और उच्च सदन है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में आपके 552 और राज्यसभा में 250। याद रखिए, 250। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने अध्यक्ष थे? यानी प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30। यानी लोकसभा के होते हैं 300 सदस्य, आपके प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा सदस्य रहने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी 25 वर्ष, वहीं राज्यसभा की 30 वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संकट काल की स्थिति में अवधि बढ़ाई जा सकती है लोकसभा की। पहली बार विपक्ष के दल के नेता मान्यता प्राप्त हुई तो कब दी गई थी? तो 1969 में। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो राज्यसभा के जो प्रथम विपक्षी नेता थे कमलापति त्रिपाठी थे। वहीं अगर बात करते हैं लोकसभा की, तो ये थे आपके राम सुभग सिंह। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। संघीय मंत्री परिषद में अपने आचरण के प्रति उत्तरदायी होता है तो कौन होता है? लोकसभा। याद रखिए, लोकसभा के प्रति। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या होनी चाहिए, तो कितनी हो? 1/10 उपस्थित सदस्यों का होना आवश्यक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा। याद रखिएगा, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं? तो आपके 1/3। याद रखिएगा, 1/3। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? जी हाँ, पहली महिला महासचिव कौन थी? तो ये आपकी थी BS रामा देवी। याद रखिए, BS रामा देवी। चलिए आगे देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। अगर बात कर लेते हैं दंड संहिता की धारा 302 संबंधित तो किससे है? तो हत्या से संबंधित। धारा 302 जो है हत्या से संबंधित है। धन विधेयक परिभाषित करता है तो अनुच्छेद 1। याद रखिए, अनुच्छेद 110 में। तो धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है अनुच्छेद 110 में। चलिए आगे देख लेते हैं। वित्त विधेयक जो पारित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है अनुच्छेद 112 में।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो ये लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख लेता है। तो कितने दिनों के लिए? केवल 14 दिनों तक। याद रखिएगा, केवल 14 दिनों तक। चलिए आगे देख लेते हैं। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तो किससे अनुमति? राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो ये सदैव आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा, लोकसभा में आपका प्रस्तुत किया जाता है। अगर बात कर लेते हैं, किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 153(2) के तहत किया जा सकता है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है, तो विधानसभा को। याद रखिए, विधानसभा को। राज्य की शक्ति निहित होती है तो किसमें? राज्यपाल में। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो कौन होता है आपका? ये राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? तो आपका ये विधानसभा। याद रखिएगा। अगर बात कर लेते हैं राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कौन है? तो विधान परिषद है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो केवल 1। अगर बात कर लेते हैं विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा की जो न्यूनतम संख्या होती है ये आपकी 60 होती है। अधिकतम की बात करें तो 500। चलिए आगे देख लेते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य। याद रखिए, 1/6 सदस्य। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर बात कर लेते हैं विधान परिषद तथा विधानसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। याद रखिए, विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल के द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 माह का। और यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की जाती है, तो अनुच्छेद 170 के तहत की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य मंत्रिमंडल परिषद का जो प्रधान कौन होता है? तो आपका मुख्यमंत्री होता है। देखिए, मंत्री परिषद का जो राज्य मंत्री परिषद होती है उसका जो प्रधान होता है आपका मुख्यमंत्री। लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है ये प्रश्न कि लघु संविधान यानी मिनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर रह सकता, तो 6 माह तक रह सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे जो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था, तो ये आपका 1980 में। याद रखिएगा, 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका 6 वर्ष। आपातकाल की घोषणा किसके कितने दिनों के भीतर संसद में स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के अंदर। याद रखिएगा। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो 1 घंटा की। चलिए आगे देख लेते हैं। शून्यकाल है, तो शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय है आपका शून्यकाल। 12 से 1 बजे तक का समय कौन सा है? तो आपका ये शून्यकाल है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल अधिनियम से। याद रखिए, दल बदल अधिनियम से। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था, तो कहाँ पर? केरल में हुआ था 1957 में। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है, तो आपका 1 वर्ष का होता है। अगर बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। चलिए आगे देख लेते हैं। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था, तो ये तैयार किया था हर्बर्ट बेकर तथा एडवर्ड लुटियंस ने। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो पुरानी संसद थी आपकी, तो हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने इसका प्रारूप तैयार किया था। पुरानी जो आपकी संसद भवन थी उसका उद्घाटन कब हुआ था? यानी उसका उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। याद रखिए, लॉर्ड इरविन के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो 8वां संशोधन के द्वारा किया जाता है 1959 के तहत। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी थी। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था, तो 15 सितंबर 1997 को। चलिए आगे देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कब बना था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। याद रखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो
भारत का गवर्नर जनरल कब से माना जाने लगा? तो 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? यानी जो विलियम बेंटिंक था तो भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? तो ये बना था 1833 के अधिनियम द्वारा, चार्टर अधिनियम जो था, याद रखिएगा। मंडल आयोग गठित हुआ, तो मंडल आयोग 1979 में। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1958। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो गवर्नर जनरल का नाम था वायसराय कर दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में द्वैध प्रणाली शासन कब चालू की गई थी? तो ये चालू की गई थी 1921 में, आरंभ हुई थी 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। यानी 1921 से चालू हुई थी, 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। प्रांतीय स्वसत्ता लागू कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1938 को। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होनी चाहिए 3 बार, याद रखिएगा 3 बार। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राज्य भाषा आयोग गठित हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो 1955 में। प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे थे, याद रखिएगा, बीजी खरे। चलिए आगे देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया, तो उच्चतम न्यायालय के गठन का विषय जो उपबंध किया गया अनुच्छेद 124 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। तुम लोग यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान है, तो अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय होते हैं, तो उच्चतम न्यायालय कितने? 31, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय में 31 होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और आपके 30 अन्य न्यायाधीश। तो उच्चतम न्यायालय में कितने होते हैं? 31 होते हैं आपका, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। भारत में उच्चतम न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 24, याद रखिएगा 24। अगर बात कर लेते हैं संविधान का व्याख्या करने वाला संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्या करता है। प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया थे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? तो 8 थी। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय किसके अधीन है? तो चंडीगढ़, याद रखिएगा पंजाब जो हरियाणा के हैं चंडीगढ़ के अधीन। चलिए आगे देख लेते हैं। कोलकाता उच्चतम न्यायालय के अधीन कौन है? तो कोलकाता के उच्चतम न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय अधीन है तो पांडिचेरी के। केरल उच्च न्यायालय किसके अधीन है? तो लक्षद्वीप के। बम्बई उच्च न्यायालय किसके है? दमन, दीव तथा नागर हवेली, याद रखिए इनकी जो उच्च न्यायालय लगती है आपकी बम्बई में लगती है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर किया गया? तो 1862 में किया, बम्बई, कलकत्ता, याद रखिए कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। चलिए आगे देख लेते हैं। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक है? तो उच्च न्यायालय में जो इलाहाबाद में सर्वाधिक उच्च न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। बात कर लेते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की तो 1916 में। अगर बात कर लेते हैं आगे हम लोग, तो आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय तो 1866। अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उम्र कितनी होती है? तो उच्चतम न्यायालय की जो होती है मुख्य न्यायाधीश की उम्र 65 वर्ष, वही उच्च न्यायालय होता है तो उसकी 62 वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी भाषा कौन है? तो अंग्रेजी है। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण किया जाता है तो अनुच्छेद 1935 के अधिनियम द्वारा, याद रखिएगा 1935 अधिनियम। जम्मू कश्मीर संविधान लागू हुआ तो कब लागू हुआ? 1957 में। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अवधि कितनी थी? तो 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 30 अक्टूबर 1951 को। पाक अधिकृत कश्मीर जिला है तो तीसरा है, याद रखिए तीसरा, कश्मीर का तीसरा जिला है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? तो ये आपका 27 मार्च 1977, याद रखिएगा 27 मार्च 1977। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत। अभी तो ये आपका हटा दिया गया है अनुच्छेद 370 जो है। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1923 में। पी के थुंगन समिति जो है 1988 में।
लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था 1882 में। चलिए आगे देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1977 में। और इसकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 13 थी। सुपर कैबिनेट कहलाता है, तो योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। केंद्र राज्य के वित्त निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति कौन है? तो लोक लेखा समिति। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके केसी नियोगी थे। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो अनुच्छेद 263 के थे। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 22 थी। 15 आपके होते हैं लोकसभा में, 7 आपके राज्यसभा में। चलिए आगे देख लेते हैं। संघीय न्यायपालिका का वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? राज्य संघ की राजभाषा। याद रखिएगा, संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? तो आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326। चलिए आगे देख लेते हैं। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी तो कब हुई थी? 1982 में, यानी 14 मार्च 1982 जूनागढ़ गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 में। चलिए आगे देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक्करण वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 50 में। अवशिष्ट विषयों पर विधि का निर्माण अधिकार किसको है? तो संघ सरकार को है। चलिए आगे देख लेते हैं। संघ तथा राज्य सेवा आयोग का किस सलाहकारी यानी किस प्रकार का निकाय है? तो सलाहकारी निकाय है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल कितना होता है? तो नियुक्ति 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। चलिए आगे देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा पत्र किसको देते हैं? तो आपका राष्ट्रपति को। याद रखिएगा, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती? 10। चुनाव आयोग स्वतंत्र अधीन। याद रखिएगा, चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में। चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। याद रखिएगा, सुकुमार सेन। भारत में मतदान की आयु 18 से घटाकर 21 कब कर दी गई? तो 21 से पहले आपकी थी कितनी? 21 वर्ष। याद रखिएगा, फिर आपकी 18 कर दी गई 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी तो चीनी आक्रमण के समय की गई थी 1962 में। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? तो 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ? तो 1950 में। संविधान की आत्मा कहा गया है तो अनुच्छेद 32 को। चलिए आगे देख लेते हैं। नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये की गई थी 1667 में, 1687 में मद्रास में। याद रखिएगा, सबसे पहला जो नगर निगम स्थापित किया गया 1687 में मद्रास में। सर्वप्रथम लोक अदालत आयोग का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया तो राजस्थान में। काका कालेरकर आयोग का गठन कब हुआ? तो 1953 में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश भारत के अंग थे तो कब तक अंग थे? तो 13 अगस्त 1947 तक ये भारत का अंग रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका तात्पर्य क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहार राष्ट्र परिषद पटना का गठन किया गया था 1950 में किया गया था। अनुच्छेद 14 कानून की समता का समानता का अधिकार जो लिया गया है ये कहाँ से? ब्रिटेन से। यानी अनुच्छेद 14 में जो कानून की समानता ली गई है ब्रिटेन से ली गई है। राष्ट्र का एक नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्ण भुनाया जा सकता। तो ये किसने कहा था? तो ये केटी साहा ने कहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता लागू की गई तो किस राज्य में है? तो ये गोवा में। याद है क्या? कॉमन सिविल कोड जो लागू किया आपका तो ये गोवा में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। सर्वोच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च उच्च न्यायालय। याद रखिए, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है। तो ये परमादेश कहलाता है। याद रखिए, परमादेश। यहाँ पर क्या है? बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश क्या कहलाता है? तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया था 2005 में। चलिए आगे देख लेते हैं। सूचना के अधिकार की परिपाटी के अग्रणी व्यक्ति कौन है? तो अरुणा राय हैं। ऑल इंडिया एयरवेज कौन है? तो ये राष्ट्रपति। याद रखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज
हाँ, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया जो सर्विसेज के सदस्य नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य गवर्नर यानी राज्य के जो गवर्नर का शपथ कौन करवाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, राज्यपाल जो होता है गवर्नर आपका, तो उसको जो शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संविधान में संघ की परिभाषा में हिंदी को मान्यता कब मिली, तो 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो 193, याद रखिएगा। और यहाँ पर 193वां सदस्य जो है दक्षिण सूडान है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो स्थायी आपके 5 होंगे और अस्थायी आपके 10। चलिए आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जो विश्व शांति परिषद के लिए उत्तरदायी है, तो सुरक्षा परिषद है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है आपका, याद रखिएगा, तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में। चलिए आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राधानिक जो न्यायिक न्यायालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, याद रखिए, प्राधानिक अंग जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सचिव कौन थे, त्रिगवेली थे, याद रखिए, त्रिगवेली। अगर बात करते हैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, माफ़ करिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। मुख्यालय कहाँ पर है, तो हेग में। आपको ये याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत सैनम आयंगर, याद रखिए, अनंत सैनम आयंगर। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोंगरी तथा संताली भाषा को जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था आपका। उद्देश्य प्रस्ताव जो था स्वीकृति कब मिली थी, तो 22 जनवरी 1947 को, याद रखिएगा, 1947 में। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पास किया गया, तो 1948 में। चलिए आगे देखते हैं। भारत की आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ, तो 1950 में। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं राज्य स्तर पर कोई धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन करता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष, याद रखिए, विधानसभा का अध्यक्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है, 10। राष्ट्रीय ध्वज में संविधान सभा द्वारा अपनाया, तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था राजस्थान में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, सर स्टेफोर्ड थे, याद रखिएगा, सर स्टेफोर्ड, क्रिप्स, लॉर्ड पैंथरिक, लॉरेंस तथा NB एलेक्जेंडर, तो ये आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो आपको इस सेशन कैसा लगा, आप में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये रिवीजन के तौर पर हमारा सेशन था, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न बना सके। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।